Good morning, student. Myself, Kishan Kumar Nirwan from Government Polytechnic College, Chittorgarh, lecturer in Mechanical Engineering Department. आज हम डिस्कस करेंगे आपके एम ई 201 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के चैप्टर स्प्रिंग के बारे में कि स्प्रिंग क्या होती है और इसे क्यों यूज करते हैं, इन सब पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो ए स्प्रिंग इज ए डिवाइस इन विच द मटेरियल इज अरेंज इन सच ए वे दैट it can undergo a considerable amount of changes without getting permanent distorted। कि स्प्रिंग जो है एक ऐसी डिवाइस होती है जो बिना परमानेंट डिस्टोर्ट होते हुए कुछ अमाउंट तक ये अपनी लेंथ में जो है चेंजेस कर सकती है। जब इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाइड किया जाता है तो ये इसकी लेंथ में ओनली स्मॉल चेंजेज आता है, वो भी तब तक जब तक उसके ऊपर वो फोर्स लगाया हुआ है। इसमें कोई परमानेंट डिस्टोर्टेड नहीं आता है एक प्री डिफाइंड अमाउंट की लेंथ तक। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अपन प्रेशर लगा देंगे, बहुत ज़्यादा अगर वो डिस्टोर्टेड हो जाएगी तो हो सकता है उसमें कुछ अमाउंट में डिस्टोर्शन आ जाए। ओके, लेकिन एक कंसिडरेबल अमाउंट तक ये उस फोर्स को बियर कर सकती है। तो ए स्प्रिंग आर यूज टू एब्जॉर्ब एनर्जी एंड रीस्टोर इट स्लोली एंड या फिर रैपिडली व्हेन इट रिक्वायर्ड। एक स्प्रिंग हम इसलिए यूज करते हैं कि जब उसके ऊपर कोई भी एनर्जी आती है, कोई फोर्स अप्लाइड किया जाता है तो वह डिस्टोर्ड होती है। परमानेंट डिस्टोर्ड नहीं होती, लेकिन उस टेम्परेली जो डिस्टोर्ड होती है तो उस दौरान जो हमारे पास एनर्जी आ रही है उस एनर्जी को ये स्प्रिंग क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और जैसे ही हम उस फोर्स को हटाते हैं उस एनर्जी को वापस से वो रिलीज भी कर देती है। तो इट स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेजिलेंस। ये जो एनर्जी है रेजिलेंस के फॉर्म में स्टोर्ड करती है। तो स्प्रिंग स्टोर्ड एनर्जी देन इट्स शेप चेंज बट इट्स रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप इट गिव्स और डिलीवर दिस एनर्जी। जब ये स्प्रिंग जो है एनर्जी को स्टोर करती है तो इसकी शेप में चेंजेज आ जाता है, और जैसे ही वापस ये रिलीज करती है वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। द क्वालिटी ऑफ स्प्रिंग इज ए तो द क्वालिटी ऑफ ए स्प्रिंग इज एडजस्टेड फ्रॉम द एनर्जी इट कैन बी एब्जॉर्ब। ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है। तो द स्प्रिंग विच इज कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर द गिवन स्ट्रेस इज द बेस्ट ओवन। तो कोई भी स्प्रिंग जो बेस्ट कब कहलाएगी कि अगर दिए हुए स्ट्रेस के ऊपर वो मैक्सिमम अमाउंट में एनर्जी को स्टोर करती है। जो एनर्जी मैक्सिमम अमाउंट में एनर्जी स्टोर कर सकती है वो बेस्ट स्प्रिंग कहलाती है दिए हुए स्ट्रेस अमाउंट पर। ओके, तो प्रॉपर्टी ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो देखते हैं। द कैपेसिटी ऑफ द स्प्रिंग फॉर एब्जॉर्ब एनर्जी, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है। द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए गिवन लोड विदाउट एक्सेस द सेफ वर्किंग स्ट्रेस फॉर द वर्किंग फॉर द मटेरियल। तो किसी भी मटेरियल के लिए ये एक सेफ कंडीशन तक जो है डिफॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, और नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द स्प्रिंग, और फ्रिक्वेंसी जो आपकी स्प्रिंग है उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है। स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, किसी भी स्प्रिंग के अंदर एक स्टिफनेस क्या होती है वो हम कंसिडर करते हैं। द लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए यूनिट डिफ्लेक्शन इन ए स्प्रिंग इज कॉल्ड स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। आपके कोई भी स्प्रिंग है और उसमें एकांक डिफ्लेक्शन के लिए, यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए जितना फोर्स लगाया जाता है उसको हम स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं। यह आपके जैसे स्प्रिंग है, यह आपके कोई भी एक इस तरह से स्प्रिंग थी और इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट थी, यहाँ पर हम लोड लगा करके इस स्प्रिंग को इस जगह तक ले आते हैं। जैसे ये ए पॉइंट था, ये वो पॉइंट नंबर बी हो जाता है। अभी यहाँ तक अगर अब इसमें डिफ्लेक्शन होता है तो इसको अपन बोलते हैं डेल्टा। ओके, तो स्टिफनेस होता है लोड अपॉन डिफ्लेक्शन। अगर यूनिट डिफ्लेक्शन का मतलब है कि अगर डिफ्लेक्शन के इक्वल टू 1 देन एस इक्वल टू पी, यानी यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए लगाए गए फोर्स की मात्रा को हम स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं। तो एस इंटू डेल्टा इक्वल टू पी, तो एस इक्वल टू पी इंटू डेल्टा। पी क्या है आपके लोड और
डेल्टा है डिफ्लेक्शन, इफ डिफ्लेक्शन इक्वल टू 1 देन आपके स्टिफनेस इक्वल टू लोड के इक्वल होगा। रेजिलेंस ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग का रेजिलेंस क्या होता है, आपने कहा था कि एनर्जी जो स्टोर होती है इन द रेजिलेंस के रूप में होती है, तो इट्स द कैपेसिटी ऑफ स्प्रिंग टू स्टोर एनर्जी, किसी भी स्प्रिंग के अंदर स्टोर एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी को हम रेजिलेंस बोलते हैं। ये होता है आपका 1/2 इंटू लोड इंटू डिफ्लेक्शन, लोड इक्वल दैट्स मीन पी, डिफ्लेक्शन दैट्स मीन डेल्टा, तो रेजिलेंस होगा आपका 1/2 इंटू पी इंटू डेल्टा। ओके, फैमिलीज ऑफ स्प्रिंग, ये किस टाइप मतलब कितने प्रकार की आपके एक तरीके से स्प्रिंग होती है, तो हम देखते हैं इट हैज़ द 2 टाइप ऑफ फैमिलीज, इसमें 2 प्रकार की फैमिलीज होती है। स्प्रिंग इन विच द लेंथ ऑफ रोड या वायर इज मेड इनटू ए कोइल फॉर्म बाय सम टेक्निक, कि आपके पास कोई भी वायर है उसको हम कोइल के रूप में मोड़ते हुए किसी भी टेक्निक के थ्रू हम कोइल रूमा उसे बनाते हुए अगर स्प्रिंग बनाई जाए, एक तो वो होती है। एक होती है स्प्रिंग विच कंसिस्टिंग ऑफ वन या मोर देन अप्रोक्सीमेटली फ्लैट प्लेट्स या कर्व्ड प्लेट, कुछ प्लेट्स को एक के 1/1 पर रखते हुए अगर हम किसी स्प्रिंग का निर्माण करते हैं, एक वो उस प्रकार की स्प्रिंग होती है। तो 2 प्रकार की स्प्रिंग हुई, एक तो किसी भी वायर को हम कोइल नुमा बनाया जा रहा है या प्लेट को एक के ऊपर एक रख कर स्प्रिंग बनाई जा रही है। तो वायर के थ्रू जो कोइल रूप में होती है उसको बोलते हैं हम क्लोज कोइल्ड स्प्रिंग, ओपन कोइल्ड स्प्रिंग, फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग और क्लोज कोइल्ड स्प्रिंग भी कहते हैं। और जो आपके प्लेट के एक के ऊपर एक रख के जो स्प्रिंग बनाई जाती है वो होती है लिप स्प्रिंग, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज कैरियज स्प्रिंग। कैरियज स्प्रिंग और लिप स्प्रिंग बोथ आर सेम टाइप्स ऑफ द स्प्रिंग। अब टाइपनेस क्या होती है अकॉर्डिंग टू लोड, तो इट्स बेस्ड अपॉन लोड टू बी कैरीज, तो इट्स हैज़ 2 टाइप्स, टॉर्शनल स्प्रिंग एंड बेंडिंग स्प्रिंग। जो आपकी फर्स्ट टाइप थी जो कोइल्ड बनाई हुई है वो होती है आपके टॉर्शनल स्प्रिंग जिसको हेलिकल स्प्रिंग्स बोलते हैं, और वो बेंडिंग जो स्प्रिंग्स है वो लिफ स्प्रिंग होती है। तो टॉर्शनल स्प्रिंग किसको बोलते हैं अपन, कि ओनली सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट, एक ऐसी स्प्रिंग जिसपे डायरेक्ट स्ट्रेस भी लगा हुआ है, बेंडिंग स्ट्रेस भी लगा हुआ है, टॉर्शन, इन तीनों ही प्रकार के जो स्ट्रेस है ना एक स्प्रिंग के ऊपर आते हैं। बट अगर उसमें से बेंडिंग और डायरेक्ट स्ट्रेस आर नेग्लेक्टेड, बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, अगर वो नेग्लेक्ट किया जा सकता है तो उस स्प्रिंग को अपन उस स्प्रिंग में हम ओनली टॉर्शन को कंसिडर करते हैं, तो उसको बोलते हैं टॉर्शन स्प्रिंग। तो ओनली सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट, तो इस रेजिलेंस ओनली टॉर्शन, तो इसमें जो है जो आपके रेजिलेंस है एनर्जी स्टोर्ड है वो ओनली टॉर्शन के कारण होती है। इसमें एग्जांपल है क्लोज्ड coiled helical spring subjected to axial load only. Okay, so in this spring coils are so close that it lying in a plane at right angle to the axis of the helix. तो हेलिक्स है उसके राइट एंगल यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन के ऊपर जो है आपके एक्सिस लोड लगा हुआ होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें नॉट इफ द हेलिक्स एंगल, अब आपके जो हेलिक्स जो कोइल्ड है वो भी क्लोज और ओपन 2 प्रकार की होती है, तो किस तरीके से अपन डिफाइन कहते हैं, तो इफ द हेलिक्स एंगल जिसका नाम दिया हुआ अल्फा इज लेस देन या इक्वल टू 10 डिग्री देन इट इज कॉल्ड द क्लोज्ड कोइल्ड स्प्रिंग। अगर हेलिक्स एंगल जो है आपके 10 या 10 से कम है तो उसको हम क्लोज्ड कोइल हेलिकल स्प्रिंग बोलेंगे, और इफ द हेलिक्स एंगल इज ग्रेटर देन 10 डिग्री देन इट कॉल्ड ओपन कोइल्ड स्प्रिंग। अगर 10 से ज़्यादा है आपका हेलिक्स एंगल तो हम उसको ओपन कोइल स्प्रिंग बोलेंगे। ठीक है, लेस देन अल्फा ग्रेटर देन 10 डिग्री तो ओपन कोइल हेलिकल स्प्रिंग, दिस रिमेंबर। ठीक है, और नॉर्मली जो हमारे पास इसके अंदर जो ओपन टाइप की होती है वो 10 से ज़्यादा होता है आपका हेलिक्स एंगल और 40 से कम होता है। ठीक है, तो जनरली अब हम देखते हैं कि जनरली हम कहाँ पर तो क्लोज कोइल यूज करते हैं, कहाँ पर अपन ओपन करते हैं। तो क्लोज कोइल स्प्रिंग यूज टू कैरी एक्सियल टेंशन, एक्सियल और टेंशन फॉर्म में। ठीक है, एक्सियल लोड हो और टेंशन के रूप में हम जो काम में लेते हैं जनरली, जरूरी नहीं है लेकिन जनरली मोस्टली हम अपन यूज लेते हैं। तो टेंशन एक्सियल टेंशन के लिए हम क्लोज कोइल काम में लेते हैं, और एक्सियल कंप्रेशन जब उसको कंप्रेशन करना हो तो हम ओपन कोइल स्प्रिंग काम में लेते हैं। अब क्लोज्ड कोइल्ड हेलिकल स्प्रिंग आपके सिलेबस के अंदर क्लोज्ड कोइल्ड हेलिकल स्प्रिंग है, ओपन
स्प्रिंग आपके नहीं है तो उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम कंसिडर करते हैं क्लोज कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग। ठीक है, तो ये आपके क्लोज कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग है जिसमें कॉइल्ड के रूप में आपके वायर को मोड़ा हुआ है। और यहाँ पर ये देखिए पी जो है, यहाँ पे जो आपके पी है वो है आपका एक्सियल लोड, और इस जो आपके कॉइल्ड को जो मोड़ा गया है एक कर्वेचर के ऊपर, तो एक सर्कुलर रूमा में, तो वो उसका डायमीटर जो है डी है, रेडियस आर है। और ये देखिए आप किस तरीके से हेलिक्स एंगल दिखाया हुआ है कि जिस तरीके से ये जो आपके है ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो है अल्फा एंगल बना रही है। तो व्हेन लोड पी अप्लाइड तो द स्ट्रेस डेवलप, जब हम इस स्प्रिंग के ऊपर एक किनारे पे लोड पी अप्लाइड करते हैं तो इसमें 3 तरीके के स्ट्रेस डेवलप होते हैं। मैंने कहा था आपको कि तीनों ही स्ट्रेस डेवलप होते हैं, एक तो डायरेक्ट, एक टॉर्शन और एक बेंडिंग। बट क्या होता है, डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस जो है इसके अंदर नेगलेक्ट हो जाते हैं, ओनली टॉर्शन के कारण जो है इसके अंदर रेजिलेंस बचता है, वो दोनों ही नेगलेक्ट हो जाते हैं। बहुत ही कम मात्रा में होने से हम उनको कंसिडर नहीं करते, इसीलिए इसको टॉर्शन स्प्रिंग भी बोलते हैं। तो here direct shear stress and bending are very small, so it can be neglected due to small alpha। अल्फा की वैल्यू जो है आपका हेलिक्स एंगल जो है 10 डिग्री जैसे उससे कम होने की वजह से हम इसको कंसिडर नहीं करते। आर हम मानते हैं मीन रेडियस ऑफ द कॉइल। कॉइल जो है आपके कॉइल नुमा जो बना रखा है उसकी मीन रेडियस आर है, डायमीटर जो है आपका मीन डायमीटर हो जाएगा, एन जो है नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ कॉइल जो है वो बना रखिए, डायमीटर ऑफ द वायर और रोड का उसका जो आपका वायर है उसका डायमीटर जो है वो डी है। ठीक है, और कैपिटल जो डी है वो आपका कर्व जो आपका कॉइल है उसका डायमीटर है। ठीक है, कॉइल नंबर ऑफ कॉइल्स और जो वायर काम में ले रहा है उसका स्मॉल डी, एल जो है लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है, और पी जो है एक्सियल पुल या लोड है, जो आपका एक्सियली लोड लगाया हुआ ये हमने नोमेनक्लेचर है वो हमने कंसिडर किया है, एज्यूम किया हमने। तो प्योर टॉर्शन ओनली, तो इस स्प्रिंग के अंदर क्या हो रहा है, प्योरली टॉर्शन हो रहा है, तो हम टॉर्क जो है वो होगा पी इंटू आर। ठीक है, हम यहाँ देखते हैं कि जब इस स्प्रिंग पे ये यहाँ पे ये पी लगाया जा रहा है तो ये एक तरीके से इस पर ट्विस्टिंग मोमेंट होगा। ठीक है, ये जैसे ये अगर नीचे की ओर जाएगा तो ये ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से टॉर्शन हो रहा है, टॉर्क लग रहा है। तो वो टॉर्क कितना होगा, तो इस पॉइंट के ऊपर बात करें तो यहाँ पर ये रेडियस आर है, तो वो टॉर्क होगा आपका पी इंटू आर, लोड इंटू रेडियस, फोर्स इंटू रेडियस होता है टॉर्क। तो आपके टॉर्शन की वैल्यू आएगी पी इंटू आर। अब लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, किसी भी स्प्रिंग की लेंथ कैसे निकालेंगे, तो अपने देखा था कि यहाँ पर ये इस तरीके से ये कॉइल बना रखी। ठीक है, तो इस एक कॉइल को यहाँ से लेकर के इसकी एक ये परिधि जो होती है वो होती है 2 पाई आर। तो ऐसी नंबर ऑफ कितनी कॉइल्स है, अगर 10 कॉइल होगी, अगर मान लीजिए 2 पाई आर की वैल्यू आपके है फॉर एग्जाम्पल 100, तो एक चक्कर बनाने में 100 हो रहा है, तो अगर 10 चक्कर लगाने हो, अगर n इक्वल टू 10 हो तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 100 इंटू 10। तो उसी तरीके से यहाँ पर होगा 2 पाई आर, या आपकी एक कोयल की परिधि हो गई, तो इसे n कोयल्स बनाई हुई है तो 2 पाई आर n। ओके, समझ में आया इतना। तो टॉर्क जो है कितना होगा, फोर्स इंटू रेडियस, तो P इंटू आर, यह आपके टॉर्क की वैल्यू हो गई। और लेंथ ऑफ द जो स्प्रिंग अगर हमें पता करनी है तो एक राउंड में हमारे 2 पाई आर लेंथ की आवश्यकता होती है, तो इसे n अगर अपन कोयल बनाते हैं तो 2 पाई आर एन टोटल लेंथ होगी। उसके बाद हम देखते हैं, इसको हम कंसिडर करते हैं एक शाफ्ट की तरह। ये जो स्प्रिंग है एक शाफ्ट की तरह कर सकते हैं। ये आपका वायर है, अपन एक वायर को कंसिडर करते हैं, तो इस पर एक तरह ये तो आपके टॉर्क लग रहा है, और इस तरीके से ये बेंडिंग भी है, और इसके ऊपर ये डायरेक्ट स्ट्रेस भी लग रहा है, ये पी। ठीक है ना, आपके ये जो इस तरीके से ये था तो इस पर ये पी लग रहा है आपके। ओके, तो हम यहाँ देखते हैं कि डायरेक्ट स्ट्रेस, तो यहाँ पर सबसे पहले आप कीजिएगा पी अपॉन पाई बाई 4 डी स्क्वायर होगा। ठीक है ना, क्योंकि जो इसका जो एरिया है, इसका ये जो एरिया है, आप यहाँ पर ये पी लग रहा है, तो यहाँ पर जो ये एरिया है ये होता है पाई बाई 4 डी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आप कंसिडर कीजिएगा, यहाँ पर ये डी स्क्वायर है ना, डी क्यूब नहीं है, डी स्क्वायर। तो डायरेक्ट स्ट्रेस होगा पी अपॉन पाई बाई 4 डी स्क्वायर। उसके बाद ट्विस्टिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग स्ट्रेस के बारे में देखते हैं। तो हम जानते हैं कि किसी भी शाफ्ट के लिए जो ट्विस्टिंग जो स्ट्रेस होता है वो होता है 16 टी अपॉन पाई डी क्यूब, 16 टी अपॉन पाई डी क्यूब। ये हम लास्ट जो लेक्चर्स है जो शाफ्ट वाला है उसके अंदर हम देख चुके हैं। ओके, तो उसमें हम देखते हैं 16 टी पाई डी क्यूब,
और टी की वैल्यू हम जानते हैं पी इंटू आर, तो 16 इंटू पी आर अपॉन पाई डी क्यूब। और बेंडिंग स्ट्रेस कितना होता है 32, 2 टाइम्स हो जाता है 32 टी एम। एम आएगा यहाँ पे, बेंड एम यहाँ पर है बेंडिंग स्ट्रेस, टी वहाँ पे था ट्विस्टिंग स्ट्रेस, यहाँ पे एम से मतलब है बेंडिंग स्ट्रेस। तो 32 एम पाई डी क्यूब, तो यहाँ बेंडिंग भी क्या होगी टी इंटू आर, सॉरी पी इंटू आर, बेंडिंग स्ट्रेस जो आपका है वो पी इंटू आर ही होगा। तो 32 पी आर पाई डी क्यूब। तो इसमें एक शाफ्ट की तरह अपन इसको ट्रीट कर रहे हैं। तो इसमें हेलिक्स एंगल कम होने की वजह से हम डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस को नेगलेक्ट कर देते हैं। हमारे पास ओनली एंड ओनली जो स्ट्रेस बचा है वो होगा ट्विस्टिंग स्ट्रेस, जो होगा 16 पी आर अपॉन पाई डी क्यूब। ठीक है। अब स्प्रिंग इंडेक्स किसको बोलते हैं? स्प्रिंग इंडेक्स को हम सी से डिनोट करते हैं, वो होती है स्प्रिंग इंडेक्स इन डिफाइन एज द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ कॉइल टू डायमीटर ऑफ वायर। डायमीटर ऑफ कॉइल कितना है? कैपिटल डी, और स्मॉल डी जो होता है वो वायर का डायमीटर होता है, और सी की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। ये आप नोट डाउन करेंगे। तो स्प्रिंग इंडेक्स क्या होती है? डायमीटर ऑफ कॉइल टू डायमीटर ऑफ वायर। तो प्योर टोर्शन ओनली के लिए हम सभी को पता है कि टी इक्वल टू ट्विस्टिंग मोमेंट कितना होगा पी इंटू आर। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये ट्विस्टिंग, ये टी पर ट्विस्टिंग मोमेंट है और एम पर जो है बेंडिंग मोमेंट। ओके ना, बेंडिंग स्ट्रेस नहीं, बेंडिंग मोमेंट। स्ट्रेस की वैल्यू तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, ये आप करेक्शन कीजिएगा। ओके, तो ट्विस्टिंग जो आपके मोमेंट है वो पी इंटू आर है, आपकी लेंथ ऑफ स्प्रिंग जो है 2 पाई आर इंटू एन है। अब हम यहाँ देखते हैं, तो ये डायग्राम आपको यहाँ पे इस तरह से दिख रहा होगा, ये आपके क्रॉस सेक्शन है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट है ए, ठीक है, ये कोई पॉइंट है, और यहाँ पर मान लीजिए एक ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है, इसको ऐसे ट्विस्ट किया जा रहा है इस राउंड दिशा में। तो यहाँ पर जो ए पॉइंट है कुछ समय बाद इस जगह पे आ जाएगा, मैं उसको एडेस कहता हूँ। तो इसमें जो कितना डिफ्लेक्शन आया है वो हम देख सकते हैं। तो उसको इस एंगल को मैं बोलूँगा थीटा, ठीक है। और ये मैं इस जगह पे देख रहे हैं, इस तरह से आपको डायग्राम को इस तरीके से देखिए, समझिए कि ये हमारे पास इस तरीके से है। सबसे पहले ये ए पॉइंट यहाँ था, इस तरीके से इसको राउंड में हम ट्विस्ट किया जाए तो कुछ समय बाद ये ए डैश हो जाता है। तो ये एंगल अगर मैं थीटा मानता हूँ तो ये ए डैश कितना इसमें डिफ्लेक्शन आया है, तो वो क्या होगा आर इंटू थीटा। ये जो लेंथ है उसी को तो अपन डिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो इस तरीके से थीटा इज द टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट, कितना एंगल हमारा ट्विस्ट हुआ है। तो डेल्टा इक्वल टू डिफ्लेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल, कितना डिफ्लेक्शन हुआ है, तो डेल्टा इक्वल टू होगा आर थीटा। वी नो दैट ट्विस्टिंग मोमेंट अपॉन आई पी टी अपॉन आई पी इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल, ये हम जानते हैं। ये जो टॉर्शन इक्वेशंस है उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं कि टाउ अपॉन आर टी अपॉन आई पी इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। तो हम इन दो का यूज करेंगे। टॉर्शन इक्वेशंस के हम देख चुके हैं। तो टी अपॉन आई पी इक्वल टू जी थीटा बाई एल। आई पी जो है एक शाफ्ट के लिए होता है पाई अपॉन 32d4। तो थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है आपने टी एल जी आई पी, टी इक्वल टू है हमारे पी इंटू आर, एल हमें दिया हुआ है, एल जो है लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है, जी और पाई बाई 32d4 हमें आई पी की वैल्यू पता है। तो इस सब को हम जब इक्वेशन को सोल्व करते हैं 32 अबव चला जाएगा, 32 पी आर एल पाई डी फोर जी, और एल की वैल्यू हम लिख सकते हैं 2 पाई आर एन। और जब इसको हम करते हैं तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगी। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास जो निकल के आती है वो होती है 64 पी आर क्यूब एन अपॉन जी डी फोर। तो डेल्टा की वैल्यू होगी आर थीटा, तो आर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 64 पी आर क्यूब एन जी डी फोर। तो इस तरीके से हम डिफ्लेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सियल मोमेंट डिफ्लेक्शन, तो स्प्रिंग के ऊपर जब एक्सियल लोड लगाते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन कितना होता है, वो डिफ्लेक्शन की वैल्यू होगी 64 पी आर क्यूब एन जी डी फोर, जहाँ पर स्मॉल डायमीटर जो है वो वायर का डायमीटर है, एन जो है आपके नंबर ऑफ कॉइल है, और आर जो है कैपिटल में आर वो आपके मीन रेडियस ऑफ द कर्वेचर, यानी कि कॉइल की जो आपका मीन रेडियस है वो है, और पी जो है लोड अप्लाइड किया हुआ। तो इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन करेंगे। और इसका अल्टरनेट मेथड भी है। एक बार जब हम थीटा की वैल्यू निकाल देते हैं तो हम जानते हैं कि जो
एनर्जी स्टोर्ड हो रही है इन द फॉर्म ऑफ रेजिलेंस, तो उसको वो होती है 1/2 P इंटू डेल्टा इक्वल टू 1/2 T इंटू थीटा। जो ट्विस्टिंग मोमेंट है, जो ट्विस्टिंग के कारण जो इतनी एनर्जी कंज्यूम हुई है, वही एनर्जी है वहाँ पे स्टोर होती है। तो दोनों को इक्वल करते हैं तो 1/2 से 1/2 कट आउट होंगे, तो P डेल्टा इक्वल टू T इंटू थीटा। थीटा की वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करेंगे, T की वैल्यू PR पुट करेंगे, तो P से P यहाँ पे कट होके डेल्टा की वैल्यू वापस हमें मिलेगी 64 PR³ N/GD4। अब स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग इस तरह से किस निकालते हैं हम, तो स्टिफनेस होता है लोड अपॉन डेल्टा। तो लोड P अपॉन डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू जैसे पुट करेंगे यहाँ पे, तो P अपॉन 64 PR³ N/GD4। तो यहाँ P से तो P कम हो जाएगा, GD4 अबव चला जाएगा। तो इस तरीके से स्टिफनेस की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है GD4 अपॉन 64 N/r³। तो S इज प्रोपोर्शनल टू 1/n। उसके बाद हम ये देखते हैं कि लोड और आपके डिफ्लेक्शन में जो कर्व बनाए गए हैं, तो हार्ड स्प्रिंग, लीनियर स्प्रिंग के अंदर जो है आपका लोड और डिफ्लेक्शन जो है समानुपाती होता है, और सॉफ्ट स्प्रिंग, ठीक है। तो आप एक पर्टिकुलर पे अपन देखते हैं, तो ये कर्व आपको दिख रहा है। इस लीनियर स्प्रिंग क्या होती है, ए स्प्रिंग इन विच द डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड लोड नॉन एज द लीनियर स्प्रिंग। हार्ड स्प्रिंग क्या होती है, इट इज़ ए नॉन लीनियर स्प्रिंग, ये लीनियर नहीं होती है। तो ए स्प्रिंग इन विच द रेट ऑफ डिफ्लेक्शन डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द लोड, कि जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे जो स्प्रिंग के अंदर जो डिफ्लेक्शन की जो रेट है वो डिक्रीज होती जाती है। तो P इंक्रीज और D डेल्टा अपॉन DT भी डिक्रीज, हो रेट ऑफ जो डिफ्लेक्शन है वो डिक्रीज होती है। सॉफ्ट स्प्रिंग में क्या होता है कि जब हम लोड बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ डिफ्लेक्शन इज ऑल्सो इंक्रीज, डिफ्लेक्शन की जो रेट है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो इट इज़ ऑल्सो नॉन लीनियर स्प्रिंग, और ए स्प्रिंग इन विच द रेट ऑफ डिफ्लेक्शन इंक्रीज विथ इंक्रीज द लोड। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अंडर द कंप्रेशन लोड, जब कंप्रेशन लोड लगाया जाता है तो मैक्सिमम कितना डिफ्लेक्शन हो सकता है वो आप देखते हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर आप देखिए स्प्रिंग इस तरीके से होती है, इस पर हम कंप्रेशन लोड लगा रहे हैं, और जब फुलेस्ट लगा देते हैं तो ये सारी जो स्प्रिंग कॉइल है वो एक जगह पर आपस में पास में चिपक जाती है। वो मैक्सिमम, उससे ज़्यादा हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। इट्स ऑप्टेन व्हेन द स्प्रिंग शट्स, आपस में चिपक जाती है जब कॉइल एक दूसरे को टच करने लगे। तो एस डेल्टा मैक्सिमम कितना होगा, L माइनस एन डी। स्टार्टिंग में इसकी जो मान लीजिए लेंथ जो है L है माइनस एन और D, क्यों, क्योंकि जब सब पास में इस तरीके से चिपक जाती है तो जितनी कॉइल होती है, और इसका ये डायमीटर, इसका भी D, तो ये सारे D आपस में मिल जाते हैं और एक लीनियर लाइन का निर्माण करते हैं। और ये जितनी कॉइल्स होगी वो n टाइम्स ऑफ द D, तो L माइनस एन डी। तो n हम कॉमन ले लेते हैं, L की वैल्यू सबसे पहले हम रखते हैं 2πr n, है ना। तो n अपन जब कॉमन ले लेते हैं 2πr माइनस डी। तो फॉर दिस कंडीशन कॉइल टच टू ईच अदर, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अंडर द कंप्रेशन लोड भी हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी क्लोज कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग। तो आगे के लेक्चर में हम देखेंगे स्टूडेंट्स की लिप स्प्रिंग क्या होती है या कैरियज स्प्रिंग क्या होती है, और इसमें किस तरीके से डिफ्लेक्शन आता है वो हम कंसिडर करेंगे। आज हमने डिस्कस किया कि कितने प्रकार की स्प्रिंग होती है, टॉर्शनल स्प्रिंग और बेंडिंग स्प्रिंग्स होती है। तो और इसमें डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस जो हम नेगलेक्ट कर देते हैं, तो बाकी स्प्रिंग में तीनों ही प्रकार के स्ट्रेस आते हैं। डायरेक्ट स्ट्रेस भी आता है, बेंडिंग स्ट्रेस भी आता है और ट्विस्टिंग स्ट्रेस भी आता है। बट हम केवल टॉर्शन को ही कंसिडर करते हैं, बाकी क्योंकि इसमें हेलिक्स एंगल कम होने से डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस जो है उसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, नेगलेक्ट होती है कंपेयर टू टॉर्शनल स्प्रिंग, है ना। और किन किन प्रकार से स्प्रिंग होती है, तो कैरियर स्प्रिंग और लिप स्प्रिंग और आपकी कोयल स्प्रिंग्स होती है। कोयल स्प्रिंग्स भी दो प्रकार की होती है, एक तो क्लोज्ड कॉइल और एक ओपन कॉइल्ड। क्लोज कॉइल्ड किसको बोलते हैं, जब अल्फा की वैल्यू लेस देन 10 डिग्री होती है, और जब अगर आपके हेलिक्स एंगल जो है 10 डिग्री से ज़्यादा है तो उसे क्लोज्ड ओपन कॉइल्ड वो स्प्रिंग हेलिकल स्प्रिंग बोलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट लिप स्प्रिंग। थैंक यू।